प्रीवियस लेक्चर में कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए थे तो वो आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ज्योमेट्रिक सीरीज को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स उसकी की। अब हमारा कंसर्न बेसिकली nth टर्म के साथ है, कुछ नोटेशंस हमने यूज़ करनी है तो वो आगे डिस्कस करते हैं। दिस इज बेसिकली अवर मेन गोल। यहाँ ये हमारे पास nth टर्म है, ये आपने जहन में रखना है। ये हमारे पास अपर बाउंड है जहां तक बेसिकली मैक्सिमम लिमिट है हमारे लिए। n की वैल्यूज बेसिकली कैपिटल A से बिलोंग करती है। ये लोअर बाउंड है हमारे पास और ये हमारे पास सबमिशन है या हम इसे सिग्मा नोटेशन भी कह सकते हैं। अब वन बाय वन इनके डिस्क्रिप्शंस मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। तो सिग्मा इज बेसिकली डिनोटेड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स। उसके बाद जब हम A की बात करें तो ये लोअर बाउंड है हमारे पास, B हमारे पास अपर बाउंड है और ये हमारे पास n हमारे पास nth टर्म है सीक्वेंस की। तो होपफुली ये 4-5 कंपोनेंट्स हैं इस सिग्मा नोटेशन के, ये आप समझ गए होंगे। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि सिग्मा नोटेशन में अगर कोई टर्म हमें गिवन हो या एक्सप्रेशन हमें गिवन हो तो उसे हमने एक्सपेंड किस तरह करना है। अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल को अगर आप देखें तो मैं इसे कंप्लीट कर लूं पहले, तो उसके बाद इसे डिस्कस करते हैं। यहाँ हमारे पास सिग्मा लोअर बाउंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, j इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है और अपर बाउंड हमारे पास 4 तक है और ऑनवर्ड हमारे पास ये सम ये डिनोट कर रहा है कि हमारे पास सबमिशन हो रही होगी। तो सबसे पहले हमने j की जगह 1 पुट करना है तो ये 1 + 2 हो जाएगा। ये सम बेसिकली इस सबमिशन की वजह से, ये सबमिशन हमें ये बता रहा है कि वी हैव टू ऐड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। अब j की वैल्यू 2 आप एंटर करेंगे j के तो 2 + 2 हो जाएगा। फिर हमने ऐड करना है, j की वैल्यू 3 आप पुट करेंगे तो 3 + 2 हो जाएगा। फिर हमने ऐड करना है, j की वैल्यू मैक्सिमम अपर बाउंड कहाँ तक है, 4 तक। तो j की वैल्यू जब आप 4 पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तमाम एक्सप्रेशन को तो आउटपुट आपके पास क्या आ जाएगा, 18। एक और एग्जाम्पल देखते हैं सबमिशन नोटेशन की और इसे एक्सपेंड करते हैं। इसका लोअर बाउंड क्या है, 4 से ये स्टार्ट हो रहा है और अपर बाउंड क्या है, 7 तक ये जा रहा है। तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले हमने 2a में ये सारी वैल्यूज पुट करनी है a की जगह। तो a की जगह सबसे पहले हमने 4 पुट किया, उसके बाद हमने इसे ऐड करना है किसके साथ, हमने a की जगह 5 पुट किया, फिर हमने इसे ऐड करना है, a की जगह हमने 6 पुट किया, 2 × 6 हो गया। फिर हमने इसे ऐड करना है, a की जगह हम 7 पुट करेंगे, 2 × 7 और 7 हमारे पास मैक्सिमम अपर बाउंड है, मैक्सिमम लिमिट है, अपर बाउंड है हमारे पास। तो यहाँ हम स्टॉप करेंगे। इन तमाम एक्सप्रेशंस को इंडिविजुअली सॉल्व करके ऐड करना है और उसके बाद हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 44। तो होपफुली आप इसे अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। एक और एग्जाम्पल सबमिशन नोटेशन की करते हैं। यहाँ हमारे पास लोअर बाउंड क्या है, 0 और अपर बाउंड हमने कहां तक मैक्सिमम जाना है, 4 तक। और n जहां हमें नजर आ रहा होगा वहां हमने पहले 0 पुट करना है, फिर उसे ऐड करके 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है और एट द एंड ऑफ द डे हम 4 पुट करेंगे। सबसे पहले हमने 0 पुट किया, उसे ऐड किया, फिर हमने n की जगह 1 पुट किया। बाकी एक्सप्रेशन सेम ही है, 0.5 + 2 की पावर 0, 0.5 + 2 की पावर 1, 0.5 + 2 की पावर 2, 0.5 + 2 की पावर 3, 0.5 + 2 की पावर 4। क्योंकि अपर बाउंड हमारा 4 तक है तो यहीं हम स्टॉप कर जाएंगे और इंडिविजुअली तमाम के तमाम एलिमेंट्स को सॉल्व करके ऐड करेंगे तो हमारे पास आउटपुट 33.5 आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को पॉज करें, इंडिविजुअली इन तमाम सबमिशन एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करें और रिजल्ट्स को मैच करें कि क्या ये ट्रू आ रहे हैं या नहीं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं सिग्मा नोटेशन की। अब हमारे पास बेसिकली ये इन्फिनिटी सीक्वेंस है। यहाँ ये इसका लोअर बाउंड 0 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ओके, तो हम 3-4 वैल्यूज पुट करके देखेंगे। हम सबसे पहले 0 पुट करेंगे इसमें। जब हम 0 पुट करेंगे तो 6 × 3 की पावर 5, 3 / 5 होल का 0 आ जाएगा। फिर हम उसे ऐड करेंगे और b की जगह 1, n की जगह 1 पुट करेंगे। बेसिकली यहाँ n होना चाहिए था, मैंने b लिखा है क्योंकि एक्सप्रेशन में मैंने n यूज किया है तो यहाँ n होना चाहिए था। फिर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 6 × 3 / 5 होल का 1 आ जाएगा।
फिर हम n की जगह 2 पुट करेंगे, उसे ऐड करेंगे और ऑनवर्ड ये इसी तरह चलता रहेगा। अब ये हमारे पास एक इनफाइनाइट सीक्वेंस जनरेट हो रहा है। जब इनफाइनाइट सीक्वेंस जनरेट हो रहा है तो हमने इनफाइनाइट सीक्वेंस के सम को फाइंड करने का एक फॉर्मूला डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि s इज इक्वल टू a1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। तो फर्स्ट टर्म क्या है इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में, ये वाली टर्म 3/5 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। और r जब हम सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो r हमें मिल जाएगा, रेशो में मिल जाएगी। वो हमें क्या मिला, हमने a1 की जगह 6 पुट किया, r हमारे पास 3/5 आया। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ये 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास 15। तो ये स्टेप्स कुछ मैंने ज़बानी आपको बताए, आप इसे कॉपी पे सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें काफ़ी इजी हो जाएंगी आपके लिए। तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास 15 इसका आउटपुट आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एक्सप्रेशन है हमारे पास। अब ये हमारे पास इनफाइनाइट एक्सप्रेशन नहीं है, यहाँ लोअर बाउंड हमारे पास 7 से स्टार्ट हो रहा है और अपर बाउंड हमारे पास 23 तक है। तो इस एक्सप्रेशन को काफी दूर तक हमें एक्सपेंड करना होगा। कुछ टर्म्स मैं आपके सामने यहाँ डिस्प्ले करता हूँ और उसके बाद आउटपुट लिख लूंगा। सबसे पहले हमने 7 से स्टार्ट करना है, तो जहां जहां हमें x एक्सप्रेशन में नजर आ रहा है वहां 7 पुट करना है। तो 2 इंटू 7 प्लस 1, फिर हमने इसे ऐड करना है, ऐड 8 पुट करना है, 2 इंटू 8 प्लस 1, फिर ऐड करना है 2 इंटू 9 प्लस 1, डॉट 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 लगा के जो लास्ट टर्म हमारे पास होगी, क्योंकि अपर बाउंड 23 है तो x की जगह 23, 2 इंटू 23 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा। इस सब को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा। अब हमने सम फाइंड करना है इस तरह की एक्सप्रेशन का। अब ये इनफाइनाइट सम, पिछले लेक्चर में हम ये डिस्कस कर चुके थे कि जब आपके पास इनफाइनाइट सीरीज होगी तो सम का फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला। और जब आपके पास फाइनाइट सीरीज होगी तो सम का फॉर्मूला आपने क्या यूज करना है, ये वाला। तो n/2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस an। n हमारे पास क्या है 23, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 23 हैं। a1 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है इसकी। तो 14 प्लस 2 की 7 प्लस 1, 14 प्लस 1 15 हमारे पास आ जाएगा। तो a1 हमारे पास बेसिकली 15 है और an हमारे पास ये वाली टर्म है। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एज अ होल an आ जाएगा। तो ये हमारे पास 47 है। इस पूरे एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एट द एंड आउटपुट आ जाएगा जो कि 527 है। एक और एग्जाम्पल हमारे सामने है। इस एग्जाम्पल में लोअर बाउंड हमारे पास 4 है और अपर बाउंड हमारे पास 19 है। तो अब हमें बी एक्सप्रेशन में जहां जहां नजर आ रहा है वहां हमने 4 से स्टार्ट करना है। फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 इंटू 4 प्लस 3, इसे ऐड करना है 4 इंटू 5 प्लस 3, इसे ऐड करना है 4 इंटू 6 प्लस 3, और लास्ट टर्म हमारे पास हमने, क्योंकि 19 अपर बाउंड है हमारे पास, तो बी की जगह हमने क्या पुट करना है 19। तो 4 इंटू 19 प्लस 3 हमारे पास हो जाएगा। जब हम इसे, अब हमारे पास ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं है। जब ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं है तो इसके सम का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि ये वाला है। तो n हमारे पास क्या होगा 19, a1 हमारे पास क्या होगा ये वाली वैल्यू 16 प्लस 3 19, 19 हमारे पास n होगा यहाँ, और उसके बाद a1 हमारे पास क्या होगा 19 ही होगा, और an हमारे पास जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे एज अ होल तो हमारे पास 79 ये आ जाएगा। और ओवरऑल जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ओवरऑल पता चल जाएगा, एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास 784 इसका रिजल्ट आ जाएगा। एक चीज में भी यहाँ आपके लिए कंफ्यूजिंग हो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये 19 माइनस 4 प्लस 1, क्योंकि रेंज अब यहाँ 1 से नहीं स्टार्ट हो रही तो आप डायरेक्टली बेसिकली नहीं बता सकते कि आपके पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस पर्टिकुलर सीरीज में। तो यहाँ 19 माइनस 4 आपको क्या बता रहा है, 19 बेसिकली 4 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 19 माइनस 4 प्लस 1, 19 माइनस 4 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और प्लस 1 तो 16 नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपके पास। तो ओवरऑल अगर आप 4 से लेके 19 तक इसे गिने तो आपके पास 16 नंबर ऑफ टर्म्स ही बचते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि फॉर्मूले में n डिवाइडेड बाय 2 है।
और यहाँ 19 माइनस 4 प्लस 1 है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, लेकिन n ही हमारे पास आ रहा है। ओवरऑल सारी पिक्चर को क्लियर करने के लिए ये कैलकुलेशंस की गई हैं। अब हमारे पास रीराइट यूजिंग सिग्मा नोटेशन, एक सीरीज हमारे पास गिवन है और हम इससे पहले जितनी भी एग्जांपल्स हमने की हैं तो हमें सिग्मा नोटेशन गिवन था और हम उसे एक्सपेंड किए जा रहे थे। यहाँ एक सीरीज हमें गिवन है और हमने उसे सिग्मा नोटेशन में लिखना है। अब इस पर्टिकुलर सीरीज को अगर हम देखें तो हमने इसे सिग्मा नोटेशन में लिखना है। तो इसका बिहेवियर सबसे पहले हमने देखना है। अगर हम ओवरऑल इसका बिहेवियर देखें तो हम देखते हैं कि क्या इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस हमारे पास कंसेक्यूटिव टर्म्स में आ रहा है। तो अगर हम 6 माइनस 3 देखें तो 3 डिफरेंस आता है, 9 माइनस 6 करें 3 डिफरेंस आता है, 12 माइनस 9 करें 3 डिफरेंस आता है। तो इट मीन्स कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस है वो 3 ही आ रहा है हमारे पास। तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है हमारे पास। तो इसकी nth टर्म जनरेट करने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, an is equal to a1 plus n minus 1 into d। a1 की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है, n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 4 है, और d हमारे पास क्या है, d हमारे पास 3 है। तो ओवरऑल जब आप इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास nth टर्म इसकी आ जाएगी, an is equal to 3 plus n minus 1 into 3। देखें, हमें क्योंकि सिग्मा नोटेशन में इसे लिखना है तो हमें n की वैल्यू नहीं पुट करनी, हमें nth टर्म चाहिए। सिग्मा नोटेशन में हम n को वेरी करके इस पर्टिकुलर सीरीज को दोबारा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इस वजह से n की वैल्यू हम यहां नहीं पुट करेंगे। ओवरऑल अगर आप देखें तो आपके पास nth टर्म क्या बन जाएगी, an is equal to 3n। और अगर सिग्मा नोटेशन में इसे लिखें तो अगर मैं इसमें 1 पुट करूंगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा, अगर मैं इसमें 2 पुट करूंगा मेरे पास 6 आ जाएगा, अगर मैं इसमें 3 पुट करूंगा तो 9 आ जाएगा, अगर मैं इसमें 4 पुट करूंगा तो मेरे पास 12 आ जाएगा। तो दिस इज बेसिकली द सिग्मा नोटेशन या और nth टर्म फॉर दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। अब हम इस पर्टिकुलर सीरीज को देखते हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज में सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं 8 माइनस 16 करूं तो -8 बनता है, लेकिन 4 माइनस 8 अगर मैं करूं तो -4 बनता है। इट मींस ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। अब मैं रेशो फाइंड करने की कोशिश करता हूं। रेशो जब मैं फाइंड करता हूं तो मेरे पास रेशो यहाँ 8 डिवाइडेड बाई 16 1/2 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 8 1/2 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 1/2 आ जाएगा। तो इट मींस रेशो मेरे पास सेम है, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है मेरे पास। तो r मेरे पास क्या बना, r इज इक्वल टू 1/2 मेरे पास हो गया। जब ये ज्योमेट्रिक सीरीज है तो उसके nth टर्म का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 16 है, और r हमारे पास 1/2 है, हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, और n को हमने पुट नहीं करना क्योंकि हम nth टर्म फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, सिग्मा नोटेशंस में इस पर्टिकुलर सीरीज को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन बन जाएगी, और सिग्मा नोटेशन में जब हम इसे, क्योंकि 5 टर्म्स हैं तो लोअर बाउंड हमारे पास 1 हो जाएगा और अपर बाउंड मेरे पास 5 हो जाएगा। तो होपफुली आप इस सिग्मा नोटेशन को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब अगर हम इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सिग्मा नोटेशन में लिखना चाहें तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये आपके पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी नहीं है, ज्योमेट्रिक भी नहीं है, ज्योमेट्रिक सीरीज भी नहीं है, क्योंकि एक कॉमन डिफरेंस भी आपको नहीं मिल रहा और आपको रेशो भी नहीं मिल रही। तो हम इससे डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि हमने डिफरेंट तरीके से इसे किस तरह लिखना है। हमने बिहेवियर देखना है इसका। देखें, 19 और 18 के दरमियान डिफरेंस हमें कितना मिल रहा है, -1। यहाँ मुझे -2 मिल रहा है, यहाँ मुझे -4 डिफरेंस 12 और 16 के दरमियान मिल रहा है, और 4 और 12 के दरमियान मुझे डिफरेंस -8 मिल रहा है। अब मैंने रैंडमली बेसिकली कोशिश करनी है कि मैं कौन सी एक्सप्रेशन यहां लिखूं कि जिसमें वैल्यूज पुट करने से मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को दोबारा एक्सट्रैक्ट कर सकूं। तो अगर मैं ये एक्सप्रेशन लिखता हूं, इस एक्सप्रेशन में जब मैं 1 पुट करता हूं तो ये 20 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 1 0, 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। तो 20 माइनस 1 मेरे पास क्या आएगा, 19। तो 19 मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई।
इसी एक्सप्रेशन में आप 2 पुट करें तो आपके पास 18 आ जाएगा। इसी एक्सप्रेशन में आप 3 पुट करें तो 16 आ जाएगा। इसी एक्सप्रेशन में आप 4 पुट करें तो 12 आ जाएगा। इसी एक्सप्रेशन में आप 5 पुट करें तो आपके पास 4 आ जाएगा। तो दिस इज द सुटेबल nth टर्म फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। अब फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज, अब हम इसे सिग्मा नोटेशन में भी लिख सकते हैं। सिग्मा नोटेशन में आपने 1 पुट किया तो 19 आया, 2 पुट करें तो 18 आएगा, 3 पुट करें तो 16 आएगा और 5 पुट करें तो 14 आएगा और 5 मेरे पास अपर बाउंड इसका हो जाएगा। तो होपफुली आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब अगर हम इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को देखें तो कलेक्टिवली हम इसे नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि आप जब इसे ऑब्जर्व करते हैं तो आपके पास, अगर आप डिफरेंस फाइंड करें 9/10 - 3/5 और 27 डिवाइडेड बाय 15 - 9/10, तो आपके पास डिफरेंस कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा। अगर आप रेशो फाइंड करते हैं तो आपके पास रेशो भी नहीं आती। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले एक्सप्रेशन को अलग डील करते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन को अलग डील करते हैं। ऊपर वाली एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है और नीचे वाली एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो ये मेरे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रही है। यहां मुझे डिफरेंस कॉमन मिल रहा है और यहां मुझे रेशो कॉमन मिल रही है, तो मैं क्यों ना इसे अलग अलग सॉल्व करूं और एट द एंड ऑफ द डे ऊपर वाले की अलग nth टर्म बन जाएगी और नीचे वाले की अलग nth टर्म बन जाएगी। तो न्यूमरेटर का, क्योंकि न्यूमरेटर में हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है तो उसकी रेशो क्या निकल रही है 3 और डिनोमिनेटर में हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो उसका डिफरेंस क्या निकल रहा है 5 डिफरेंस निकल रहा है। तो अगर आप इसे ऑनवर्ड देखेंगे तो न्यूमरेटर में आपके पास nth टर्म जो बन रही है वो ये वाली बन रही है और डिनोमिनेटर में जो nth टर्म जो अरिथमेटिक सीक्वेंस से रेलेवेंट है वो आपके पास ये वाली टर्म बन रही है। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास an 5n बन जाएगा। अब सिग्मा नोटेशन में हमने इन दोनों को लिखना है। जब हम सिग्मा नोटेशन में इन दोनों को लिखेंगे तो सिग्मा 1, क्योंकि यहाँ डॉट 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 है तो ये इनफाइनाइट सीरीज है हमारे पास, तो इसीलिए लोअर बाउंड इसका 1 है लेकिन अपर बाउंड इसका इनफाइनाइट है। तो ऊपर वाले nth टर्म को मैंने यहां लिखा और नीचे वाले nth टर्म को मैंने यहां लिखा। ओवरऑल मेरे पास सिग्मा नोटेशन में ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आ गई। तो होपफुली आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं और अब हमने प्रूव करना है। बेसिकली nth टर्म तो हमारे पास आ गई है लेकिन मैथमेटिकल इंडक्शन 2 स्टेप का प्रोसेस है जिसके जरिए हमने प्रूव करना होता है कि अगर एक पर्टिकुलर nth टर्म या फंक्शन अपनी बेस वैल्यू के लिए ट्रू हो रहा है तो वो उससे एक इंक्रीमेंटेड वैल्यू के लिए भी ट्रू होना चाहिए। मेरी बात पे गौर करें, 2 इसके स्टेप्स हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के। मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप वो दोनों स्टेप्स करवाता हूं। फर्स्ट हमने मैथमेटिकल इंडक्शन में बेस इंडक्शन के लिए बेस कंडीशन के लिए बेसिकली उस एक्सप्रेशन को देखना होता है कि वो ट्रू है या नहीं। अगर वो ट्रू होती है तो सेकंड स्टेप में हम उसे इंक्रीमेंटेड वैल्यू के लिए उसे चेक करते हैं। अगर एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो सेकंड स्टेप में हम उसे n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए देख रहे होते हैं। तो अब हम इसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और डिटेल इसकी जानने की कोशिश करते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश करते हैं। p ऑफ n हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि डिफाइन कर रहा है इंटीजर n पे। p ऑफ n क्यों है ये? सपोज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट्स? अब हम उन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। मैं सारी स्टेटमेंट्स एक बार ले आऊं। बेसिक स्टेप क्या है कि p ऑफ a इज ट्रू फॉर सम a बिलोंग्स टू z। a क्या है? कोई भी इंटीजर, क्योंकि कैपिटल Z मेरे पास इंटीजर्स के लिए यूज होता है और a कैपिटल Z से बिलोंग कर रहा है। तो a की कुछ वैल्यूज के लिए अगर p ऑफ a ट्रू है तो इंडक्टिव स्टेप में फिर हमने k इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a के लिए कुछ ऐसी वैल्यूज के लिए देखना है जो a से बड़ी हो। यानी अगर p ऑफ k ट्रू है तो फिर हमने p ऑफ k प्लस 1 को देखना है कि वो भी ट्रू है या नहीं। तो अगर p ऑफ k के लिए ये ट्रू है तो फिर हमने p ऑफ k प्लस 1 के लिए देखना है। अगर ये पर्टिकुलर फंक्शन a की कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू है तो फिर हमने कुछ ऐसे इंटीजर्स के लिए देखना है जो a से बड़ी हो। इन अदर वर्ड्स, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए अगर p ऑफ k मेरे पास ट्रू है तो फिर हमने ये देखना है कि p ऑफ k प्लस 1 भी ट्रू है या नहीं। ठीक है, तो हमने उन n के लिए देखना है जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू a हो।
तो ये तो इसका थ्योरम हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अब हम जाके इसकी एग्जाम्पल करते हैं तो वहां आपकी कंफ्यूजन सारी की सारी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ये एक पर्टिकुलर सीरीज मेरे पास है, ठीक है, और ये सारे स्टेप्स मैं पहले यहाँ लिख लूं। ये देखें, ये एक पर्टिकुलर सीरीज है आपके पास 1 + 3 + 2 n - 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में एक आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और एक आपके पास राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हमने n = 1 पुट करना है। जब हम, अगर आप इस सीरीज को देखें तो ये ऑड टर्म्स की है, तो ऑड टर्म्स के लिए nth टर्म हमारे पास 2n - 1 है। तो सबसे पहले आप ये लेफ्ट हैंड साइड आपके पास हो गया और n स्क्वायर राइट हैंड साइड। आप 2n - 1 में n की वैल्यू 1 पुट करें। जब आप 2n - 1 में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 1 - 1 हो जाएगा आपके पास। फिर आपके पास ये 2 - 1 हो जाएगा और आउटपुट आपके पास क्या आएगा, 1। तो लेफ्ट हैंड साइड से रिजल्ट क्या आया, 1। अब आप n की वैल्यू 1n स्क्वायर में पुट करें। जब आप इसे n स्क्वायर में पुट करेंगे तो आपके पास n का 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और 1। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो n की वैल्यू 1 पुट करने से बेसिकली जो बेसिक स्टेप होता है ना आपके मैथमेटिकल इंडक्शन का, तो उसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप n = 1 पुट करते हो, ठीक है। तो n = 1 के लिए हमने देख लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब इंडक्टिव स्टेप में हम ये प्रूव करेंगे कि अगर ये n = 1 के लिए ट्रू है तो इसे n = k+1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए, इसे n से बड़ी वैल्यू के लिए भी ट्रू होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, अगर ये बेसिक स्टेप ये है कि अगर ये n = k के लिए ट्रू है तो इंडक्टिव स्टेप में हमने ये देखना है कि ये n = k+1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए हमारे पास। तो होपफुली थोड़ा बहुत आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा और इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अब हमने प्रूव करना है कि ये k+1 के लिए भी ट्रू है या नहीं, ठीक है। तो अब इसकी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। अब अगर हम इसके प्रूफ को देखें तो देखें स्टेटमेंट हमारे पास क्या क्या है, 1 + 3 × 2k, मैंने k की टर्म में इसे लिखा, यहाँ n स्क्वायर था तो मैंने k स्क्वायर उसे कर दिया। अब n = 1 के लिए तो हमने प्रीवियस स्लाइड पे कर दिया था कि हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू आ रही थी। अब हम k की जगह k+1 पुट करेंगे। अब जब इस k की जगह मैं k+1 पुट करूंगा, इस k की जगह k+1 पुट करूंगा, मैंने k+1 पुट किया और यहाँ k+1 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये 2k + 2 - 1 हो जाएगा और 2k + 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल जब 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2k हो जाएगा +2 - 1, तो 2k + 1। तो ओवरऑल जब मैं इस सीरीज को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 1 + 3 + 2 + 1 आ जाएगा। जब मैं देखें ये 2k + 1 तो लास्ट टर्म है मेरे पास ना, अगर मैं इससे पहले वाली टर्म देखूं तो 2k - 1 होगी ना। तो ओवरऑल ये एक सीरीज आपके पास हो गई है 1 से लेके 2k - 1 तक, जो कि ऊपर वाली ही सीरीज है अगर देखें। और k + 1 पुट करने से एडिशनल कंपोनेंट आपके पास क्या आया, 2k + 1। अब ओवरऑल अगर ये ऑड सीरीज है बेसिकली आपके पास, ठीक है, इस ऑड सीरीज का सम जब आप फाइंड करते हैं तो आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं कि आपके पास ये k स्क्वायर के बराबर होता है। जब आप किसी ऑड सीरीज का सम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर अरिथमेटिक सीक्वेंस फॉर्मूला, तो आपके पास ये k स्क्वायर के बराबर होता है। तो बाकी आपके पास यहाँ क्या बच गया, 2k बच गया और यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया। तो k स्क्वायर + 2k + 1 आपके पास बच गया। इस k स्क्वायर + 2k + 1 को मैं लिख सकता हूं ना k + 1 का होल स्क्वायर। देखें ये मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास k + 1 का होल स्क्वायर आ गया और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, k + 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गया और सेकंड स्टेप भी आपने ट्रू कर दिया। तो सबसे पहले हमने क्या मैथमेटिकल इंडक्शन में देखा, हमने n = 1 के लिए इस एक्सप्रेशन को देखा कि क्या ये ट्रू है या नहीं। क्योंकि वो ट्रू थी तो फिर मुझे ये प्रूव करना था कि अगर ये n = 1 के लिए ट्रू है तो ये अगर ये n = k के लिए ट्रू है तो ये n = k+1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो n = 1 के लिए तो मैंने देख लिया। अब मैंने n की जगह k+1 पुट करके देखा और उसे सॉल्व किया तो मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के ही बराबर है। तो ये दो मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेप हैं। होपफुली आपको ये समझ आ गए होंगे।
आप इस वीडियो को पॉज करें, जितनी भी हमने डिस्कशन की है उसे अच्छी तरीके से देखें। इन केस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करें, मैं उसे आंसर करूंगा। अब आप देखें ये स्टेप्स मैंने सारे यहां लिखे हुए हैं, आपके लिए मैंने सॉल्व भी कर दिए। सो वी कंक्लूड दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब एक और एग्जाम्पल के जरिए इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। दो थ्योरम्स हैं आपके सामने। अगर आपके पास n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो तो सम जब आप फाइंड करते हैं तो ओवरऑल सम आपके पास क्या आता है। अगर आपके पास इस तरह की कोई एक्सप्रेशन हो, n टर्म्स हो आपके पास, तो उसका सम n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आप प्रूव भी कर सकते हैं इजीली। अगर आपके पास सबमिशन फॉर्म में गिवन हो इस तरह का कोई एक्सप्रेशन, तो उसका सम आप डायरेक्टली इसे याद भी कर सकते हैं। इसका R इज बेसिकली फॉर रेशो, तो इसका सम बेसिकली आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को। अब इसी तरह मैथमेटिकल इंडक्शन की एक और एग्जांपल करते हैं आपके सामने, ताकि थोड़ा बहुत एक बैकग्राउंड आप लोगों का बन जाए। अब आपके पास एक फंक्शन है, हमने ये प्रूव करना है कि 7n माइनस 2n इज डिविजिबल बाय 5 है या नहीं। हमने ये प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए कि 7 की पावर n माइनस 2 की पावर n इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, 7n माइनस 2 की पावर n। सबसे पहले हम n की इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। जब n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 7 माइनस 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, और 5 इज डिविजिबल बाय 5। इट मींस n इज इक्वल टू 1 के लिए तो ये ट्रू है। अब हमने इंडक्टिव स्टेप करना है। इंडक्टिव स्टेप में हमने k इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के लिए देखना है। इन अदर वर्ड्स n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए अब देखना है। n इज इक्वल टू 1 के लिए या n इज इक्वल टू k के लिए तो वो ट्रू हो गया है। अब हमने n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसे इंडक्टिव स्टेप में देखना है। ठीक है, हमने देखना है कि क्या ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है या नहीं। तो अब इसे k प्लस 1 के लिए सॉल्व करते हैं। अब जब k प्लस 1 के लिए हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया, 7 के माइनस 1, ये हमें बेसिकली फर्स्ट स्टेप से तो अंदाजा हो गया कि 7 के माइनस 2 के इज डिविजिबल बाय 5। तो मैं लिख सकता हूं कि 7 के माइनस 5 के इज इक्वल टू 5a। ओवरऑल अगर आप देखें तो a आपके पास कोई भी इंटीजर है, और जब हम किसी भी इंटीजर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5 से डिविजिबल ही होगा आपके पास। तो अब हमने k इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए देखना है। तो मैंने k की जगह क्या पुट किया, k प्लस 1। k की जगह क्या पुट किया, k प्लस 1। और मैंने ये देखना है कि आया ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है या नहीं। तो 7k प्लस 1 को 7 की पावर 1 इंटू 7 की पावर k लिख सकते हैं हम। 2 इंटू k, 2 की पावर k प्लस 1 को 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर k हम लिख सकते हैं। अब मैं इसे अब मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूं, ये अगर आप देखें तो बिल्कुल मैं लिख सकता हूं। देखें ये 5.7k प्लस 2.7k माइनस 2.2k, तो ये माइनस 2.2k तो उसी तरह ही आ गया ये वाला। मैंने 7.7k को 5 प्लस 2 करके लिखा है। 7k को मैंने एक ही बार लिखा है और 5 प्लस 2 जब आप करेंगे तो 7 बन जाएगा, और 7k जब मैं कॉमन लूंगा तो बेसिकली मेरे पास 7.7k 5.7k प्लस 2.7k के बराबर है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। 5.7k मैंने अलग लिखा, और इन दोनों में कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर देता हूं। इन दोनों से मैंने 2 कॉमन लिया। जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा, 7k माइनस 5, 7k माइनस 2k। तो 5.7 के अपनी जगह पे आ गया, और 2.7 के माइनस, अब देखें 7 के माइनस 2 के तो मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं इज इक्वल टू 5a, तो मैं इसकी जगह 5a लिख सकता हूं ना। अब यहां भी 5 से टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, यहां भी 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 5 डॉट, अब मैंने इन दोनों से क्या किया, 5 कॉमन लिया, ये 5 और ये 5 मैंने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच गया, 7 की पावर k प्लस 2 है। अब कोई भी इंटीजर अगर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आउटपुट भी 5 पे डिविजिबल होगा। इट मींस हम ये इजीली कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ये 5 से डिविजिबल है, और हमने ये प्रूव कर दिया। तो सबसे पहले हमने n इज इक्वल टू 1 पुट किया और हमने देखा कि वो 5 पे डिविजिबल था। फिर हमने n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए उसे प्रूव करके देखा कि वो डिविजिबल है या नहीं, और हमने देखा कि वो डिविजिबल है।
तो होपफुली आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स मैथमेटिकल इंडक्शन की समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स वहां पे दे दूंगा। आज हमने बेसिकली अगर आप पिछले दोनों रिकॉर्डेड लेक्चर्स को समराइज करें तो हमने बेसिकली सम ऑफ फाइनाइट अरिथमेटिक सीरीज देखा, हमने डिफरेंट फॉर्मूलाज देखे, सम ऑफ फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हमने देखा, हमने सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज देखा, हमने मुख्तलिफ फॉर्मूलेज देखे। ये फॉर्मूलेज मैंने आपके लिए समराइज भी किए हैं कि आप यहीं से बेसिकली इसे देख लें। और उसके बाद हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से रेलिवेंट 2 एग्जाम्पल्स की हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन इसमें हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच।